नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी की मेहनत की कमाई से जुड़ा है। हम इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स को तोड़ तोड़ कर समझेंगे और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की इस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली दुनिया को एकदम आसान बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे अदृश्य चोर की जो चुपचाप हमारी बचत चुरा रहा है। अक्सर हमें लगता है कि अपनी मेहनत की कमाई को बस बैंक में कैश के रूप में सेफ रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। महंगाई या इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह से बिना निवेश किए रखा हुआ कैश हर साल अपनी वैल्यू का करीब 4 से 5% हिस्सा खोता चला जाता है। ये एक तरह का गारंटीड नुकसान है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी क्लियर है। हम इन 5 खास हिस्सों पर जाएंगे। पहला, सेविंग्स की छिपी हुई कीमत। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के 3 स्तंभ। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स आखिर हैं क्या। चौथा, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। और आखिर में इनके फायदे और नुकसान। तो पहला हिस्सा, सेविंग्स की छिपी हुई कीमत। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे पुराने तरीके महंगाई के आगे घुटने टेक देते हैं। एक कड़वा सच तो मानना पड़ेगा, महंगाई लिटरली इस बात की पूरी गारंटी देती है कि अगर बचत को इन्वेस्ट नहीं किया गया तो वक्त के साथ उसकी खरीदने की क्षमता गिरती जाएगी। अगर सैलरी सिर्फ बैंक अकाउंट में आराम फरमा रही है तो वो आर्थिक रूप से लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि दुकानों में सामान के दाम जिस तेजी से बढ़ते हैं उस तेजी से आइडल पड़ा कैश बिल्कुल नहीं बढ़ता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इन्वेस्टमेंट के 3 सबसे बुनियादी स्तंभ जिन्हें समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है: रिटर्न, रिस्क और टाइम। देखिए, भारत में आमतौर पर 4 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी पॉपुलर हैं। सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो यहाँ रिस्क ना के बराबर है और कैश निकालना काफी आसान होता है, पर रिटर्न सिर्फ 4% के आसपास मिलता है, जो महंगाई को मात देने के लिए काफी नहीं है। दूसरा विकल्प फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी है। यहाँ रिस्क कम होता है और रिटर्न 7 से 8% मिल जाता है, पर पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है। सोने या गोल्ड की बात करें तो 2012 के बाद से ये थोड़ा स्थिर जरूर है, पर रिटर्न्स में उतार चढ़ाव आता रहता है और रिस्क मध्यम होता है। और आखिर में रियल एस्टेट। इसमें रिटर्न में उतार चढ़ाव तो होता ही है, पर सबसे बड़ी रुकावट ये है कि इसके लिए शुरुआत में ही लाखों करोड़ों की बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। और सच कहूं तो रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी कोई हमेशा स्थिर नहीं होते। डेटा बताता है कि मार्च 2011 में हाउसिंग रिटर्न्स 30% के शानदार स्तर पर थे, जबकि मार्च 2018 तक आते आते ये अचानक गिरकर सिर्फ 5% रह गए। सोचिए, इतनी बड़ी पूंजी लगाने के बाद भी अगर किसी ने अपना पूरा पैसा एक ही जगह फंसा दिया हो तो ये उतार चढ़ाव कितना भारी पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए? यहाँ एंट्री होती है डाइवर्सिफिकेशन की। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पूरी पूंजी को किसी एक जगह लगाने के बजाय अलग अलग एसेट्स में बांट दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि अगर मार्केट का एक हिस्सा क्रैश भी हो जाए तो पूरा पैसा नहीं डूबता। ये लिटरली रिस्क को बैलेंस करने का सबसे असरदार तरीका है। और यहीं से शुरू होती है तीसरे हिस्से की कहानी। आखिर म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? इसका कॉन्सेप्ट सच में बहुत सिंपल और मजेदार है। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक साथ एक पूल में जमा करते हैं। स्टेप 2, इस जमा हुए पूरे पैसे का कंट्रोल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी को दे दिया जाता है। स्टेप 3, ये एएमसी अनुभवी और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती है जो इस पैसे को पूरी समझदारी से अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं। और स्टेप 4, जब इस निवेश से मुनाफा आता है तो एएमसी अपनी 1 से 2% की एक छोटी सी फीस काट लेती है और बाकी सारा रिटर्न वापस लोगों में बांट दिया जाता है ना आसान? और अगर कोई सोचे कि ये मार्केट छोटा मोटा है तो अनुमान लगाइए। अकेले आईसीआईसीआई, हाँ सिर्फ एक कंपनी, 1200 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि मार्केट में हर तरह की जरूरत और आर्थिक लक्ष्य के लिए कितने सारे विकल्प मौजूद हैं। चौथे हिस्से में हम इन्हीं विकल्पों को 3 आसान कैटेगरीज में बांटेंगे: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पैसा सीधा शेयर बाजार में लगाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि रिस्क सबसे हाई होगा, पर ऊंचे रिटर्न्स पाने की लगभग सारी संभावनाएं भी यही होती हैं।
इन फंड्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कंपनी के साइज के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स। फिर ELSS आते हैं जो टैक्स बचाने के काम आते हैं। कुछ खास सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, उदाहरण के लिए UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। और आखिर में आते हैं इंडेक्स फंड्स। ये बेसिकली पैसिवली मैनेज होते हैं और चुपचाप सेंसेक्स या निफ्टी की चाल को ट्रैक करते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी को शेयर बाजार की रोज रोज की उथल पुथल पसंद नहीं है, तो डेट म्यूचुअल फंड्स एक शांति भरा विकल्प हैं। इन फंड्स में पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में लगाया जाता है। यहाँ रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न काफी स्थिर मिलते हैं। इसमें लिक्विड फंड्स होते हैं, जैसे कि एसेट लिक्विड फंड, जो लगभग 7.1% का स्थिर रिटर्न देता है और इसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है। फिर आते हैं गिल्ट फंड्स, जो कंप्लीटली जीरो रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर चलते हैं, और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स भी होते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल FD की तरह काम करते हैं। पर क्या हो अगर थोड़ी सुरक्षा भी चाहिए और थोड़ी ग्रोथ भी? उसके लिए हैं हाइब्रिड फंड्स। एक बैलेंस्ड सेविंग्स फंड को ही ले लीजिए। यहाँ पैसे का 70% हिस्सा सुरक्षित डेट में रखा जाता है और बचा हुआ 30% इक्विटी में लगा दिया जाता है। ये उनके लिए एक बढ़िया सेटअप है जिन्हें पहले स्थिरता चाहिए, पर साथ में हल्की सी ग्रोथ का तड़का भी। और अगर इस पूरे इक्वेशन को पलट दिया जाए तो बनता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यहाँ पूरे 70% हिस्से को इक्विटी में निवेश किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिल सके, और 30% हिस्सा डेट में रखा जाता है। ये 30% डेट बेसिकली एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह काम करता है ताकि मार्केट गिरने पर भी पूरा निवेश सुरक्षित रहे। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, जहां हम इस पूरे सिस्टम के फायदे और नुकसान को एक तराजू में तौलेंगे। इस फ्रेमवर्क के फायदे काफी शानदार हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन पहले से ही इनबिल्ट होता है, तो रिस्क अपने आप काफी कम हो जाता है। दूसरा, ये शुरुआत करने वालों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल और आसान है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक छोटी सी रकम निवेश करना काफी आसान हो गया है। और बेस्ट पार्ट, इसे पूरी तरह पेशेवर फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, तो खुद लगातार मार्केट को ट्रैक करने का कोई हेडेक नहीं होता। लेकिन देखिए, हर चीज परफेक्टली फ्लॉलेस तो होती नहीं। यहाँ एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पूरे निवेश का भविष्य किसी ऐसे अनजान एक्सपर्ट के हाथ में होता है जिसे हमने कभी देखा नहीं। और शेयर मार्केट का सीधा सा नियम है, कोई भी एक्सपर्ट 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता। इसके अलावा हिस्ट्री में एजेंट्स द्वारा बहुत हाई कमीशंस वसूलने की समस्या भी रही है। हालांकि अब नियम थोड़े सख्त हैं, पर इन ब्लाइंड स्पॉट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर निवेश का कौन सा रास्ता महंगाई को सबसे अच्छे से पीछे छोड़ता है और एक निवेशक के जोखिम उठाने की क्षमता के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है? इस चिंतनशील सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इस आर्थिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।